रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का भी स्वागत। रवि जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर शुरू हो गया और उसी के बीच में हम आपके राष्ट्रीय प्रभारी का उत्तर प्रदेश प्रभारी का राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे जी का वक्तव्य सुन रहे थे। वो कह रहे थे तैयारी तो संगठन की बूथ बूथ तक है और 403 सीटों पर है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मामला? नहीं अमिताभ जी, निश्चित रूप से पिछले 2 साल से संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग अपने हर बूथ पे पहुंचने का और मनसा वाचा कर्मणा से काम करने का प्रयास किए और कर रहे हैं। उसकी कवरेज मिले ना मिले, हमारे जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, आपने देखा होगा कि एक दिन अगर वो बनारस रहते हैं तो दूसरे दिन वो महोबा रहते हैं। और राजनीति में हर बूथ पे प्रयास करना, अपने संगठन को मजबूत करना, ये नैतिक और मौलिक कर्तव्य है सारी पार्टियों का। हम जिसके साथ भी गठबंधन करेंगे, क्या ये बताइए कि अगर हमारा कोई कोर वोट नहीं होगा तो हमारा वोट उसको ट्रांसफर नहीं होगा। वो बैठ जाए कि ये सीटें फला लड़ेंगे, वो मेहनत ना करे तो उसका वोट हमको ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए हम दोनों ही दल अपने हर, जिसके साथ हम इंडिया गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के साथ, हम लोग पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं अंत तक। और अपना जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उसमें जोश भरने के लिए, उसको समर्पित करने के लिए, एक एक व्यक्तियों के पास पहुंचने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी जो सुसुप्त हो रही है उसको जागृत करने के लिए सबका नैतिक कर्तव्य है। ये बताइए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं अमिताभ जी। बनारस का बांसगांव का एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से 2022 में बरहज विधानसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता को मिला था 2080 वोट। 2080 वोट मिला था कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन 2024 में बेशक जीत गई भाजपा वाले, सदल प्रसाद को 10% ज्यादा वोट मिला था भाजपा से। जो वहां के वर्तमान विधायक हैं दीपक कुमार मिश्र उपशाखा, उनके गांव में भी भाजपा से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला, जबकि वो ब्राह्मणों का गांव बख्शी ज्यादा मिला था। तो ये बताइए कि हमारा वोट तो इतना था नहीं। वोट सपा का जब ट्रांसफर हुआ था तभी तो उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में हमको 83,000 वोट मिला था, वरना 2 साल पहले तो हमको 2,000 वोट मिला था। तो यही होता है अपने संगठन को मजबूत करने का जीवंत प्रमाण। और हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसी मजबूती के साथ बिल्कुल करना चाहिए। रवि जी, एक सवाल खड़ा होता है। अखिलेश जी ने कई दफा कहा कि सीट में कोटा नहीं होगा कोई, क्या कि इतनी ये लड़ेंगे इतनी वो लड़ेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हमको भरोसा दिलाना होगा कांग्रेस को कि भाई आप ये सीट जीत सकते, हम ये सीट जीत सकते हैं। जीत की गारंटी लीजिए, सीट ले जाइए, लड़िए। तो आप जीत की गारंटी दे पाएंगे और गारंटी चेक अखिलेश जी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा जी। आज की तारीख में राजनीति की ये विधा हो गई है कि यदि आप हारे तो पार्टियां भी टूट जाएंगी, आप तो बाजार और गली कूचे के पार्टी बन के रह जाएंगे। तो इस समय संख्या बल को होना बहुत आवश्यक है। तो हम अहंकार को त्याग करके उन सीटों का ठीक से चयन करें और उन सीटों पे अखिलेश यादव जी ने एक XIS के अंदर में कर दिया है, हमारे यहाँ भी हो रही है। वहां देखा जाता है कि विनेबल कैंडिडेट कौन है, यानी ये जानिए कि अपने स्तर से कौन कैंडिडेट वोट निकाल सकता है, पार्टी के माध्यम से किसका वोट मिल सकता है, किन किन जातियों का किनको वोट मिल सकता है। तो इस समीकरण के बाद उसी व्यक्ति के ऊपर दांव लगाया जाएगा जो व्यक्ति जीतने का मादा रखता होगा। और राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए। कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम आपको सिर्फ सीटें खैरात बांट देंगे और आप लड़ जाइए हार जाइए। बिहार में इसका हम खामियाजा भुगत चुके हैं कि 36 सीटें 34 ऐसी थी भाई अमिताभ जी जिसपे हम और RJD कभी जीती ही नहीं थी, वो हमारे खाते में आई थी, गठबंधन ही नहीं जीता था। और हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, तो फ्रेंडली फाइट से लेकर के और वो गठबंधन धर्म में हम गए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सीटों की संख्या मायने न रखे, मायने ये रखे कि हम किस तरीके से उतनी संख्या बल का सृजन कर लें जिसके आधार पर हम भाजपा को 2027 में इस मनवादी और फांसीवादी ताकत को हटाएं जो केवल जुमले की सरकार है। तो हमारा और हमारी गठबंधन का एक ही धर्म है कि एन केन प्रकार हम इसका आकलन करें, अध्ययन करें और उसी पे चले। हम मतलब इंपोर्ट करके या किसी तरीके से पैरासूट से ड्रॉप करके प्रत्याशी न दें। ऐसे प्रत्याशियों पे दाव लगाएं जो प्रत्याशी स्वयं में वोट पैदा करते हो और पार्टी के नाम पे जीत का पक्की इबारत लिखने के लिए उद्यत हो। उन पार्टियों के और उन नेताओं पे हम लगाएंगे और ये हर पार्टी करे तो मेरे समझ से ठीक है। अखिलेश यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ठीक बात है। रवि जी का वक्तव्य बहुत अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन कांग्रेस में सारे नेता उनकी जैसी सोचते नहीं, जिन जो मीटिंगों में बैठते वो तो बहुत बवाली है।
क्या? रवि जी अच्छे आदमी है, उन्होंने बात बहुत पॉजिटिव कही, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अरे बोले भाई साहब, हम 125 साल की पार्टी है, हमको ये बताएंगे हैं? 200 जगह तो हमारे कैंडिडेट जीत ही रहे हैं। बात वहां शुरू होती है, इसीलिए समस्या आती है, यही तो समस्या है। मुफ्ती ओसामा नदवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से जुड़े, ओवैसी साहब की पार्टी के प्रतिनिधि। मुफ्ती साहब, अभी चर्चा हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी की कि वो जा रहे हैं सालार जंग की मजार पर जाएंगे और फिर अपना अभियान शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो भाजपा के लिए माहौल बनाने निकले हैं, मतलब सपा को नुकसान पहुंचाने निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमें किसी की जरूरत नहीं कि हमारे लिए कोई माहौल बनाए, हम अपना माहौल खुद बनाने के लिए सक्षम हैं। लेकिन हमने सुना कि 200 सीटें ओवैसी साहब ने चुनी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, बोले वहीं पे झंडा फहराएंगे गुरु। क्या? जी जी, सही बात है। अब मसला सर ये हो रहा है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा है। अब समाजवादी पार्टी की खुद इतनी निकम्मी और नाकारा पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता या उसके नेता अपने ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, वो तो दूसरे लोगों के ऊपर ढालकर और उनको ढाल बनाकर काम करना चाहते हैं। यही बात है और यही इनकी उच्च मानसिकता की बात है। हम इस पे कोई यकीन नहीं रखते हैं कि हमारी वजह से कोई हार जाएगा या जीत जाएगा। हम लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें हमको भी ये अधिकार है कि हम कहीं भी लड़ सकते हैं और उनको भी अधिकार है कि वो भी कहीं जाके चुनाव लड़ सकते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता है। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय वो यहाँ पर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे आज जो भाजपा को मैंडेट वेस्ट बंगाल में मिला है, एक वजह ये है कि 6% वोट भाजपा को एक्स्ट्रा मिला है टीएमसी से और 6% वोट कांग्रेस को मिला है। तो अब बताइए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की वजह से वहां पे भाजपा जीत गई है, उस 6% वोट की वजह से भाजपा जीत गई जी। तो साहब ये बिल्कुल एक हकीकत है और इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना जरूरी है। और हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह तकरीबन जहां जहां पर मुसलमानों का अच्छा प्रतिनिधित्व है, जहां में अच्छे नुमाइंदे मिलेंगे, हम वहां पर चुनाव लड़ाएंगे। और सालार के शहर सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के शहर से इंशाल्लाह हम चुनावी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये मुहिम हमारे लिए बहुत मुबारक होगी। और इस मुहिम के जरिए से इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बात बताओ नदवी साहब, वैल्यूज को वहां पर रौंदा जा रहा है, उसको खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से जवाब और दो, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, आपकी पार्टी भी थोड़ी बवाली संस्कृति की है कि कुछ ना कुछ बवाल होता रहे। आपने सालार गाजी का इलाका क्यों चुना शुरू करने के लिए? ताकि क्रिया हो, फिर प्रतिक्रिया हो, फिर मौज आए। नहीं, आप भी जानते हो क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो आनंद आएगा। नहीं, हमारे लिए एक हमारे रूहानी पेशवा है, हमारे लिए रूहानी मुक्तदा है, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस्लाम की नशर व इशाअत में उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं अगर सालार सालार की जो दरगाह है या सालार का जो शहर है क्या वो इस मुल्क से बाहर है? बहराइच उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। ये समझने वाले के लिए बात है। ठीक है मुफ्ती साहब, रुकना होगा। भगवान का रूप रखता है तो दूसरे के लिए ठीक है मुफ्ती साहब, अब रुकना होगा। बहुत एक टिप्पणी इनकी जो मुफ्ती ओसामा नदवी कही, अंत में बात उस पर कर दूं, फिर अपने विषय पर लौटूंगा। बहुतों की कब्रें हैं, बहुतों के मकबरे हैं यहाँ का, लेकिन वो हिंदुस्तान के कभी नहीं रहे। न हिंदुस्तान ने उनको अपना माना, न वो हिंदुस्तान के रहे। कब्र मकबरा हो जाने से क्या होता है दोस्त? यानी किन किन के मकबरे हैं यहाँ, किन किन की मजारें हैं यहाँ, वो हिंदुस्तान के कंधे पर बैठ जाएंगे क्या लोग? नहीं ना मित्र, सालार गाजी से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं। आक्रांता था, लुटेरा था, उसको हिंदुस्तान की शक्ति ने जमींदोज कर दिया। बस इतनी ही इतिहास हम जानते हैं, बाकी सारी कहानी है दोस्त, छोड़ो। सुरेश जी, ओवैसी की पार्टी से अलायंस हो रहा है बसपा का, कोई उम्मीद है? कोई गणित बैठ रहा है?
सब कुछ ना कुछ गणित नहीं है। हाँ मुझे एक बात बताइए, 4 दलों के लोग ये बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही 4 दलों के लोग बैठे हैं जी। बहुजन समाज पार्टी 4 धारा की पार्टी है, संविधान की ये सारे लोग बात करते रहते हैं। क्या इस तरह की दलितों के कल्याण की, पूरे देश के कल्याण की कोई बात इनकी जबान से आई अब तक? एक कह रहा कि हमारे पास ऐसी दूरबीन है कि हम ये बता सकते हैं कि बसपा भाजपा के लिए काम कर रही है। अरे भाई दादा, तुम अपनी चीजों को तो देखो। आपके कर्म ऐसे रहे, आप अपने मंत्री को नहीं बचा सके, हम उनके वकील नहीं है, लेकिन यार कोई कानूनी मदद तो कर सकते थे। और फिर अपनी साख तो बचाओ, ऐसे नहीं है। अब झूठ फरेबी भी जनता समझने लगी है, और हम वही जनहित के काम लेकर के चुनाव में जाएंगे। माने बहन जी लग गई है। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने सिर्फ पूछा ओवैसी और मायावती के बीच में कोई पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना सुरेश जी? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नदवी साहब, ये सवाल आपसे, बीएसपी के साथ आपका कोई अलायंस हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, कोई उम्मीद की किरण? चलिए अभी शायद आवाज नहीं पहुंच रही। अशोक जी, आपने सुना कि न ओवैसी साहब की पार्टी क्या करी और बीएसपी क्या करी? वो कह रहे आप अपने काम से काम रखो यार, और भाजपा कह रही है कि आपको रोका है क्या, आप भी करो पूरे प्रदेश भर में दौरे। वो कह रहे, वो बता रहे आप लंदन चले जाते हो, गर्मी बढ़ती है तो। नहीं, भाजपा के साथी को जानकारी का अभाव है। जो आपने कहा, इनको बताया भी कि राष्ट्रीय जी लंदन से आए हुए कई दिन हो गए, और वहां पर लंदन घूमने के लिए नहीं जाते हैं। वहां पर पार्टी की स्ट्रेटजी को और अच्छा कैसे धार दिया जाए, वो सब काम के लिए जाते हैं, घूमने के लिए नहीं जाते हैं। दूसरी बात में मैं बताता हूँ, हमारे जो एआईएम के साथी ने कहा कि नकारापन, निकम्मापन न जाने क्या। जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठकर जो पार्टी की नीतियों को सुधार नहीं कर सकते, वो लंदन में जाकर सुधार करेंगे। थोड़ा सा अमदाद जी की आवाज कर रहे हैं। अरे नदवी साहब, एक बार उनकी बात आने तो फिर आपको आएंगे। अभी अशोक जी, अशोक जी। हाँ, मैं अमदाद ये कह रहा था कि जिस तरह से एआईएम के साथी ने कहा नकारापन, निकम्मापन न जाने क्या क्या, मुझे लगता है कि जिस तरह का निकम्मापन और नकारापन एआईएम ने पश्चिम बंगाल में दिखाया, उसी नकारापन और निकम्मेपन की वजह से आज मुसलमान समाज को सड़कों पर किस तरह का तांडव का सामना करना पड़ रहा है। आज मुसलमान समाज के घर जलाए जा रहे हैं इसी नकारापन की वजह से। इन्हीं नकारों की वजह से आज मुसलमान समाज घर जलाए जा रहे हैं। इन्हीं नकारों की वजह से आज मुसलमान समाज के विधायक को हाफ पैंट में परेड कराई जा रही है। इन्हीं नकारों की वजह से आज उनके घरों को बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। आप ठेकेदारी कर रहे हो, आपकी निकम्मापन है। आप मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी कर रहे हो, और आज मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो तुम वहां पर जा क्यों नहीं रहे हो? मुसलमान के घरों पर क्यों नहीं जा रहे हो वहां पर? तुम लोग क्या कर रहे हो? आप जवाब दीजिए इस बात का। आप मुसलमानों की वोटों की ठेकेदारी करते हो, मुसलमानों की वोटें लेते हो, लेकिन जब मुसलमानों के घर तोड़े जाते हो तो तुम ऐसी कामों से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। ऊपर अत्याचार हो, क्यों नहीं चाहते हो निकल के बाहर? मुसलमान समाज के ऊपर जहां भी अत्याचार मुसलमानों के दुख दर्द को बांटिए। एआईएम आप लोगों की सरकारें बनवाई है, तुम्हारे आपके वजह बाप को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया, उनके बाप को मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाया मुसलमानों ने। जहां बिहार आप करिए, आप मुसलमानों की वोटों के ठेकेदार हैं, हम मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं, और हमारा हक है, हमारा अधिकार है। आप पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं, हम अधिकार रखते हैं। आपकी तरह ठेकेदारी नहीं करते हैं, हम झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, झूठा चुनावी वादा नहीं करते हैं। आपकी तरह से जिस तरह से आप झूठा चुनावी वादा करते हैं, 16% आरक्षण का वादा करते हैं, हम आपकी तरह से वादा नहीं करते हैं। हम किसी से नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको मछली नहीं देंगे, बल्कि मछली पकड़ने का हुनर आपको हम सिखाएंगे। नहीं, आप हुनर सिखाओ। जिस तरह मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार भाजपा कर रहे हैं ना, उनको हुनर सिखाओ कि कैसे। अरे पता नहीं कब आप भाजपा में चले जाओ, हमें तो आप ही का नहीं पता है। सुबह में कोई सफाई रहता है, शाम में कोई भाजपा हो जाता है। अशोक यादव, मुझे तुम पे भी यकीन नहीं है, तब तुम भाजपा में चले जाओगे। अरे सुबह में कोई तुम्हारा सफाई रहता है, शाम में भाजपा हो जाता है, इसलिए हमें यकीन नहीं मेरे भाई। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जान लीजिए कि आपकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। मुसलमान समाज के सबसे बड़े दुश्मन हो, मुसलमान समाज के सबसे बड़े दुश्मन है आईएम। और तुम क्या हो भाई? वजह से भाजपा अत्याचार कर तुम क्या हो?
भाजपा तुम का क्या हो? अत्याचार अगर कर रही तुम है कोई दोस्त हो? भाजपा, तो तुम सिर्फ दोस्त हो? AIM की वजह से, ए प्रवक्ता महोदय बताओ, तुम AIM दोस्त की हो? वजह से भाजपा सुनो अत्याचार हमारी कर बात, पा तुम रहे बताओ, तुम मुसलमान दोस्त समाज हो? पर। अगर तुम दोस्त AIM हो? नहीं रहती अरे तो आज बताओगे, मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार तुम नहीं दोस्त हो होते। मुसलमानों के? सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों वजह के दोस्त हो? है, एक वजह है, मुसलमानों के दोस्त हो? AIM मुसलमानों के दोस्त हो? AIM सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमानों के मुसलमान दोस्त समाज हो? की है। समाजवादी इस बात पार्टी के को हमारा मुसलमानों की मुस्लिम दोस्त है? समाज समझ रहा है। इस बताइए, बात को नहीं पश्चिम बताइए, बंगाल भी बताइए, समझ लिया। बताइए, अरे बताइए, मुस्लिम समाज प्रवक्ता पश्चिम सभा बंगाल का भी बताओ, समझ, तुम बाबरी मुसलमानों मस्जिद के बनाने दोस्त हो? देना। अगर बाबरी दोस्त हो मस्जिद तो बनाने नहीं 200 देना सीटों पे पश्चिम मुसलमान बंगाल। कैंडिडेट उतारोगे? बाबरी ऐलान मस्जिद करो, बनाने अभी पश्चिम बंगाल नहीं अभी देंगे। ऐलान करो, अभी वहाँ ऐलान खेला करो। कर दिए, 200 सीट पे भाजपा मुसलमान जीत कर लड़ाओगे? दिए। अब 200 बाबरी सीट पे मस्जिद मुसलमान क्यों लड़ाओगे? वहाँ पर? 200 सीट अब पे यूपी में मुसलमान लड़ाओगे? लड़ाओगे बाबरी 200 सीट पे मस्जिद मुसलमान? पश्चिम बंगाल नहीं करो देंगे। ऐलान अभी, हैं? करो वहाँ ऐलान भाजपा अभी, सत्ता दिला अभी रही है। ऐलान करो, अब मुसलमान अभी ऐलान सीटें करो, दे रहे हैं, अभी तो ऐलान मैं करो। रसगुल्ला खा अभी लूं बैठ नहीं के। करोगे, बाबरी झूठी, मस्जिद बनवाकर मक्कारी, वहाँ माहौल फरेबी, बनाया, भाजपा जितवा धोखेबाज दिए। पार्टी समाजवादी मुसलमान पार्टी है। बेचारा मार खा रहा है, अब तुम लोग बैठ के कहाँ खा रहा है? रसगुल्ला खा रहे हो, बिरयानी खा कहाँ रहे खा हो। रहा है? हैदराबाद में बिरयानी कन्नौज में खा रहे हो, मुसलमान मार और खा रहा है, पश्चिम बंगाल में तेवई में मुसलमान मार खा रहा है, इटावा में मुसलमान मार खा रहा है, लखनऊ में मुसलमान मार खा रहा है, तुम्हारी वजह से मार खा रहा है। आज अगर कोई हमारा दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी की वजह से, समाजवादी की पश्चिम बंगाल पॉलिसी में पे क्या किया चलकर तुम और लोगों ने? समाजवादी को अपना पश्चिम दोस्त बंगाल में मानकर क्या किया? मुसलमान ने सबसे बड़ा पश्चिम नुकसान किया है। बंगाल में तुम्हारी वजह से, जो काम सिर्फ किए तुम्हारी ना, वजह उसी से हम वजह लोगों से को दोनों वहाँ मित्रों नुकसान को हो रहा है। रोकूंगा, समस्या हो दोनों रही है। मित्रों को किसी- रोकूंगा, हम- मुफ्ती साहब को भी रोकूंगा और अशोक जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई देखो, ये मांग तो थोड़ी नाजायज है ओसामा नदवी की। वो कह रहे कि अखिलेश यादव 200 मुसलमान लड़ाएं। अरे भाई 17% मुसलमान तो 17% लड़ाएंगे। 403 में भाग 17% निकाल लो, 200 क्यों लड़ाएंगे? 200 क्यों लड़ाएंगे? आप तो आधा मांग रहे हो। अच्छा, ये 200 मुसलमान लड़ाने का ऐलान कर दें ताकि फिर इनका एक भी कैंडिडेट जीते ही नहीं है। अरे ऐसी स्थिति धकेलना चाहते हो क्या? फिर पश्चिम बंगाल हो जाए, उत्तर प्रदेश में। ये पता लगा समाजवादी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो जानते हैं, वो तो उतनी राजनीति वो जानते हैं भैया। हाँ, ये हो अमिताभ जी, बहुत बढ़िया बात आपने कह दिया। 200 मुसलमान लड़ाएंगे, ये घोषणा ओबीसी के अलावा कौन कर सकता है भैया? और करने के बाद फिर उसका क्या हाल होगा पार्टी का, वो भी तो पता है। खैर, रवि प्रताप जी, मायावती भाजपा की बी टीम है, ओबीसी भाजपा की बी टीम है, ये रिटॉरिक बहुत पुराना नहीं हो गया भाई? आप अपनी बी टी सी जेड तक टीमें तय कर लो, कौन रोक रहा है? कोई पुलिस रोक रही है? अगर आपको लगता है भाजपा इन्हीं की बदौलत राज भोग रही है, तो आप भी 4-6 पार्टियां बना दो, उनको फंड करो और मौज लो। एक बार सुन लीजिए, एक बार मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाजपा के पास आरएसएस है, तो मैंने उनसे कहा नेताजी आप भी आरएसएस जैसा एक संगठन बना लो, कोई रोक रहा है? पैसा रुपया कमी तो है नहीं, बना लो ऐसा तपस्वी संगठन, आदमी तो लाओ ढूंढ के। आपके यहां आरएसएस नहीं बन सकती, क्योंकि जो आपकी सपा में ज्वाइन करेगा वो कल ही कहेगा ग्राम प्रधानी लड़ाओ, परसों कहेगा पंचायत लड़ाओ। रवि जी, ये आरोप मैं बार बार सुनता हूं जब भी चुनाव आता है कि ओवैसी पर और मायावती पर, कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। अमिताभ भाई, ये बी टीम और सी टीम से बड़ी बात अभी मुफ्ती साहब ने कही कि हम सतार गाजी के यहां से करेंगे। कम से कम आज इनको राष्ट्रीय चैनल पे ये नहीं कहना चाहिए उस गादी के बारे में जो सोमनाथ को ध्वस्त करने के इरादे से आक्रमण करता है, जो बहराइच के सूर्य मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, जो अजमेर के राजा को हरा कर उसके बहन से बलात्कारिता पूर्वक शादी करता है। ऐतिहासिक तथ्य है। अगर महोदय कांग्रेस प्रवक्ता आप इस बात को कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, पार्टी लाइन है, आप अगर उस पर चलेंगे तो आपके लिए वो हो सकते हैं। सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम से नाम लीजिए, आप ऐसे नहीं कह सकते उनके बारे में। बात तो पूरी सुन लो। जी जी रवि जी, जितनी श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं लीजिए, मैं उनको श्रद्धा के साथ नाम नहीं ले सकता। मैं यही जानता हूं कि वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आक्रमण किए, एक सूर्य मंदिर को सनातन का जो सबसे बड़ा है बहराइच में उसको नुकसान पहुंचाया, एक राजा हिंदू राजा के अजमेर को हरा करके उसकी बेटी को बलात्कारिता से शादी किया। ये मेरा स्टैंड है। और भारत के संविधान के आर्टिकल 19 से अभिव्यक्ति के, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला अभी केवल रवि प्रताप की आवाज। जी जी, मुफ्ती साहब बीच में नहीं बोला जी। मैं कह रहा हूं कि आपने जो भी कहा वो आपके बात हो सकते हैं, आपके श्रद्धेय आदरणीय हो, हमारे नहीं है। हम यह देश उनको कभी आदरणीय नहीं मानता।
हमारी पार्टी उनको आदरणीय नहीं मानती। हम मानते हैं कि उन्होंने जाकर के आक्रमण किया और उसमें सोमनाथ को भी नुकसान पहुंचा, स्वर्ण मंदिर और सूर्य मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी बात, 111 विधायक दे दीजिए, इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस पे। ऐसे पे तो आपको मतलब अब ये कहिए कि देशद्रोह का कानून लगना चाहिए था, यूएपीए लगना चाहिए आपको, लेकिन वो नहीं लगा आपके ऊपर। आपके जो अध्यक्ष बोल रहे थे, इसलिए हम कहते हैं कि आप उनके बी टीम हैं। आज अब तक बरसात में, जुलाई में जब बारिश होता है तो वो एक मतलब अपने समझिए कि असम तापी जंतु एक मेढक है, उसका टेम्परेचर गिरने के कारण 50-60 सेंटीमीटर चला जाता है। आप बाहर निकल आए अब कि 200 पे लड़ेंगे। मायावती जी 9 साल से नजर नहीं आ रही थी, अब एकाएक आ गए। अमिताभ भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास 2017 में 14 में पैसा था, उससे घट गए और भाजपा के लोग कांग्रेस के प्रशांत पटेल भाई आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। रवि प्रताप की आप ही की सारी बात हमसे पूछे जा रहे हैं, आपकी सारी बातें कही जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास कि नहीं जो है। जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के हितों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी हो और राजनीतिक हिस्सेदारी तभी हो पाएगी शख्सियत से जानी जाती है। आपसे इंसान रखा जाता है, आपसे तवक्को की जाती है कि आप कम से कम आपकी जबान पाक होगी और एक तहजीब से बात करेंगे। आपने उसको जोड़ दिया कि इनकाउंटर करने वालों का मुलायम सिंह यादव को ऐसा भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो शोभनीय नहीं था। ये आपका अपना एक नैरेटिव है, बी टीम बनिए, आकर के लड़िए। आप क्या करेंगे? देश को जहाँ जा रहा है, आप भी सहायक बन करके देश को डुबो दीजिए। देश का बेड़ा गर्क करने का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो जब जब भाजपा का इतिहास का सृजन होगा, उसके अल्पांश में आपका आएगा। क्षमा चाहेंगे आप के वास्ते इटालियन कानून इस देश पर मत थोपिए। मैं इटालियन कानून नहीं चलेगा यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, यहाँ संविधान चलेगा, यहाँ संविधान के हितों की रक्षा करने के लिए हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संवैधानिक रास्ते पर चलकर राजनीति में अपना मकाम हासिल करना चाहती है। हम कोई इटली से कोई शॉर्टकट रास्ता या लंदन से कोई शॉर्टकट रास्ता तलाश करने वाले नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर चलकर यहीं की खाक में मिलकर और इसके आब हवा में रहकर हिंदुस्तान को गुले गुलजार बनाना चाहते हैं। रवि प्रताप, आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं भाई। मैं इसी भारत की बात कर रहा हूँ। आपके आदर्श गाजी है तो आपको सलाम हो, हम उनका इस्तेकबाल नहीं करते, हम भारत के धर्म का इस्तेकबाल करते हैं। आप किसी का इस्तेकबाल मत करिए, आप इस्तेकबाल करने लायक है ही नहीं हैं और उस सूर्य मंदिर का इस्तेकबाल करते हैं। मैं साहब को और रवि भाई को दोनों को रोकूंगा।